चलो बेटा पढ़ाई करो। और आज मैंने शाम को सिलेबस बता दिया ना आपको, बहुत टेंशन थी सिलेबस की कि सिलेबस बताओ सर। और सिलेबस लगभग सही है, क्योंकि बेटा आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका अभी टेस्ट भी नहीं हुआ था अभी तक, तो मुझे लगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट होना चाहिए। और बेटा एक दो चैप्टर से क्या फायदा, आप लोग बताओ कब तक ऐसे देते रहोगे, एक चैप्टर दो चैप्टर। अब आप लोग थोड़े काफी चैप्टर हो चुके हैं, तो आप लोग अब यूनिट वाइज दो टेस्ट, मतलब एक यूनिट, इसके बाद अब मैं सोचूंगा दो टेस्ट के बाद कि पूरा फर्स्ट ईयर रखूंगा फुल लेंथ, जिससे आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप लोग पेपर देने जाओगे नीट में, वहां पे जाके घबरा ना जाओ कि हम पेपर देने आए पता नहीं कहाँ आए, तो इसका मतलब ऐसा तैयारी होना चाहिए आपकी कि आपको लगे कि यहाँ सारे टेस्ट के क्वेश्चन आए लगभग, ठीक है। तो आप लोग, आपके पास 7 दिन है, और चैप्टर कितने हैं बेटा? एक दिन डिले कर दिया आपने कल संडे को अच्छी तैयारी की ना, कल डिले कर दिया। अब वो बात है, कल देर तक ढल रहे थे, अब वो आ जाए तो हम लोग डिस्कशन किया कितने दिन चाहिए, तो वो होता है। बच्चे बेचारे थक जाते हैं बोलते बोलते, इतना सारे टाइप करता है। बच्चे थक नहीं जाते हैं, आप लोग कितना भी मैसेज करोगे, लेकिन आपको टेस्ट तभी मिलेगा जब एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ कि अब टेस्ट होगा, क्योंकि अब हम टेस्ट हम ही लोग दे रहे हैं, तो इस चक्कर से फिर हम लोग भी एक बार कंफर्म करते हैं कि सही रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा देखते हैं बच्चों का। अब अगर मैं 2 चैप्टर आपको दे भी देता, मैं आपसे 1 चैप्टर या 2 चैप्टर के लिए तो कभी भी करूँ कि ये सिलेबस हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा क्या है फिर? आप लोगों को तैयारी तो होना चाहिए एक टाइप की, एक लेवल की। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा यूनिट है। और बेटा बात सुनो, अभी आप लोग पढ़ो, ठीक है, और मैं 2 दिन लगभग मैं देखूंगा, तो बीच में गैप लेके ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बार रिवीजन करवा दूंगा पूरा, ठीक है। और आप लोग कोशिश करना, बोल कौन रहा है, आप लोग कोशिश करना कि जब भी पढ़ो जो आपके डाउट हो, तो वो आप लोग आराम से उनमें मत घुसना, सेलेक्ट करके रख लो, और मैं 2 दिन या 1 दिन की क्लास ले लूंगा आपके टेस्ट के बीच में, और सारे इतने डाउट होंगे उतने क्लियर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, डाउट मैं करवा दूंगा क्लियर, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। एक बार रिवाइज करो, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, करो रिवाइज करो जल्दी से। अच्छा, आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कठिन लगती है क्या? सिंपल है। मुझे तो सबसे पूरी बायोलॉजी में अगर मुझे सबसे अच्छा कोई यूनिट लगता है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी लगता है। मुझे अभी भी लगता है, पढ़ता था अभी लगता था, क्योंकि बेटा आप डॉक्टर बनोगे तो आपको ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को यहाँ तो एक अपने बारे में नॉलेज मिलती है तो और अच्छी लग जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। हालांकि मैं इसकी एक पूरी क्लास ले लूंगा, ठीक है, आप लोगों की, जिसमें मैं आपको खाली ह्यूमन फिजियोलॉजी के डॉट क्लियर करूंगा, ठीक है, पूरी क्लास में। चाहे हम लोग बुधवार को या बृहस्पतिवार को चैप्टर खत्म होगा तुरंत उसके बाद एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, पढ़ाई करो तो आप लोग जो भी डाउट हो आपकी, वो आप लोग आराम से लिख के रख लेना या वहां स्टाफ में लेना, जब मैं क्लास लूंगा तो आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। 6 चैप्टर के हम पूरे डाउट क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, क्योंकि 1.5 घंटे में 6 चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे कि 6 चैप्टर के डाउट क्लियर कर दूंगा आपके सारे जितने भी होंगे, ठीक है। जैसे मुझे लगता है ब्रीथिंग में आपका शायद किसी बच्चे का हो डाउट, लेकिन मुझे लगा नहीं होगा। दूसरा हम बात कर सकते हैं सर्कुलेशन की, तो हो सकता है किसी बच्चे को सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, सही हो सकता है। इसके बाद या फिर मैं बोल सकता हूँ गैसियस एक्सचेंज में तुम्हें वहां प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का होता है थोड़ा बहुत, कहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे कहाँ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा 6 चैप्टर। इसके बाद सुनो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों को जॉइंट्स थोड़ा रिवाइज करवा दूं, और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो और आपके कहाँ है बताओ? नर्वस सिस्टम में आपके वही इंपल्स ट्रांसमिशन होगा, हो सकता है आपको ना कवर हो। और लास्ट चैप्टर जो तुम्हारा कौन सा है, एंडोक्राइन, लगभग आपको पता होगा। तो हम लोग बेसिकली जो डाउट है मुझे पता है आप लोगों को है, तो हम लोग एक क्लास ले लेंगे बुधवार को या बृहस्पतिवार को, ठीक है। और आप लोगों के सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा, तब तक आप पढ़ाई करो अच्छे से घर पे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल बन गया है, अब हर टीचर का शेड्यूल होगा, 8 से 9 आपकी क्लास रहेगी। और आज क्या दिन है? आज मेरा ही है चलो मंडे, और इसके बाद ट्यूसडे को देख सकते हैं ऐसा शेड्यूल बना हुआ है पूरा, ठीक है। अब आपकी डेली ऑनलाइन क्लास होगी 8 से 9। उस क्लास में आप लोग बेसिकली आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे खाली। मैं उसमें क्या करेंगे, मैं किसी भी चैप्टर क्वेश्चन उठाया करूंगा, किसी भी चैप्टर के, और रैंडमली आप लोगों से
स्टार्ट, ठीक है, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा पीछे का और क्वेश्चन भी होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन जरूर किया करो, ठीक है भाई। जब मैं 1 घंटा खराब कर रहा हूँ तो आप भी किया करो। खराब का मतलब मैं तो दे रहा हूँ तुम्हारे लिए 1 घंटा, तो आप लोग भी कोशिश किया करो घर पे बैठ के 1 घंटा मोबाइल पकड़ लें, ठीक है, हाथ में। मोबाइल की बात कर रहा हूँ, देखो चलो अब हम लोग, अच्छा ये बताओ आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का रिवीजन कर लिया? करो जल्दी से, अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसे करो जल्दी, रिवाइज करो। हाँ कहाँ कार वगैरह बहुत खड़ी है, क्या बात है? चलो सही है, बढ़िया होता है। आप लोग जाओ, चले जाओ मूवी शूटिंग। हीरो से मिल गया, कौन है? खेसारी लाल है? सही है, ज्यादा हीरो से मत मिलो बेटा। आप लोग बताओ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया? देखो अभी मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो कौन सा पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस, ये तो पढ़ रहे हैं। अब सुन लो, पहले बातें मत करो आप लोग। फोटोसिंथेसिस का मैंने मतलब बताया था कि जब प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जहां पे आपको पता है CO2 की जरूरत पड़ती है, सनलाइट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और इसके बाद क्लोरोफिल पिगमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। या बोल सकता हूँ फोटो पिगमेंट होने चाहिए। उनकी प्रेजेंस में अगर प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि जो अपने आप से खाना बना ले। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर, फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ हेटेरोट्रॉफिक उन्हें बोलते हैं जो ऑटोट्रॉफिक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। समझ गए आप लोग? इतना तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे जहां पे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी थी, बताया था कि प्लांट फूड कैसे बनाते हैं। अगर स्टार्टिंग मुझे लगता है आप भी अगर देखते तो आपको भी लगता कहीं ना कहीं प्लांट जो होते हैं वो मिट्टी से अपना खाना लेते होंगे। ऐसा लगता भाई, हमें क्या पता कि प्लांट मिट्टी खाना बनाते हैं, हमें तो लगता कि मिट्टी से लेते होंगे। ऐसा ही साइंटिस्ट का मानना भी था स्टार्टिंग में। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे ये पता लगा कि प्लांट को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूँ, CO2 की, हाँ CO2 की जरूरत पड़ती है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ प्लांट को क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तीसरा मैं बोल सकता हूँ सनलाइट होना चाहिए, और चौथा बोल सकता हूँ क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने देखा जैसे प्रेस्ले एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? प्योर करते हैं, जिससे कोई भी वहां पे सरवाइव कर पाए। और उन्होंने बाद में ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इंजन हॉज आए, उन्होंने कहा कि सनलाइट की जरूरत पड़ती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। हल्के हल्के हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं प्लांट को फाइनली जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है CO2, वाटर, इसके बाद हम बोल सकते हैं सनलाइट, और बोल सकते हैं क्या? क्लोरोफिल, यानी कि फोटो पिगमेंट। अगर किसी के पास है ये चीजें तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। बेसिकली आप लोगों को सिंपल सा पता लगा कि ये सारी चीजें होना चाहिए, तो प्लांट क्या करता है? अपना फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद से बना लेता है। इसके बाद एक आपको पता है साइंटिस्ट आए थे CV बॉर्न नील, जिन्हें हम बोलते हैं बॉर्न नील इक्वेशन। उन्होंने एक प्रूफ किया था कि प्लांट जो होते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं जल्दी CO2 से O2 बनती है, ऐसा बोल सकते हैं ना? कि बोल नहीं सकते हैं लेकिन ऐसा बोल देते हैं बहुत लोग कि CO2 O2 में कन्वर्ट होती है। यानी कि हमें जन्म से सिखाया जाता है कि CO2 प्लांट लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। जब आप फर्स्ट में थे तब आपको सिखाया गया था ना, और हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। हमारे अंदर वही इमेज बन जाती है, और हम लोग लास्ट तक वही सोचते हैं कि प्लांट CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, हम लोग O2 लेते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैकेनिज्म भी तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट CO2 कब लेता है, O2 कब छोड़ता है, और हम लोग O2 कब लेते हैं, CO2 कब छोड़ते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया कि हम लोग ऑक्सीजन तब लेते हैं और CO2 तब छोड़ते हैं जब हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन। क्या करते हैं बेटा? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि जब हम खाना खा रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो और उससे हमें क्या मिल जाए? ATP मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, उसे बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? हम लोग O2 इसलिए लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, CO2 आपको पता है छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, पता है आप लोगों को।
लेकिन जो प्लांट भी बेटा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि प्लांट भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग भी एरोबिक करते हैं। क्लियर हुआ? और मैं बोलूंगा धरती पे ऑलमोस्ट सारे लिविंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। एनारोबिक जैसे हमारी बॉडी में होता है, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है जब मसल्स में होता है, तो आपको पता होगा जब हम लोग कोई बहुत एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो हमारा लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो हमें पेन होता है बाद में, आपको पता होगा ये सब चीजें। और ईस्ट होता है, ईस्ट आपको पता है एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल और CO2 पता है हम लोगों को, तो उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं किण्वन। तो वहां पे एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ना हो वो क्या करता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन। क्लियर है? अगर हम एरोबिक की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली सभी करते हैं। तो प्लांट फिर CO2 O2 का खेल क्या है उनका खेल है बेटा, CO2 को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था, हमें जो O2 देते हैं वो जब वो लाइट रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, और वहां पे उन्हें, जो आज मैं सिखाऊंगा आपको, उन्हें पड़ती है हाइड्रोजन आयन की जरूरत, इलेक्ट्रॉन की, और जो ऑक्सीजन बचता है वो क्या कर देते हैं, वो रिलीज। उन्हें हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि उन्हें ल्यूमेन में एक जो थैलेकोइड है उसके ल्यूमेन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां पे क्या करना पड़ता है, एक ग्रेडियंट बनाना पड़ता है हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का। ठीक है? तो इसीलिए वहां पे हाइड्रोजन आयन कहां चले जाते हैं, ल्यूमेन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, PS सेकंड के पास, पता है हम लोगों को। और इसके बाद जो ऑक्सीजन बचती है वो कहां जाती है, रिलीज कर देते हैं वो हमारे लिए। ठीक है? वो तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। अब वो ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन हमारे लिए कर रहे हैं कि तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए इसलिए हम प्लांट लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो अपने ADP और NADPH के लिए लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, और उन्हें ATP NADPH चाहिए तो उन्हें लाइट रिएक्शन करना पड़ेगा। अब लाइट रिएक्शन हुआ और प्लांट के पास क्या मिल गए, ATP और NADPH मिल गए, उनका यूज करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डार्क रिएक्शन में। किसमें करते हैं, और डार्क रिएक्शन में वो CO2 लेते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं और बनाते क्या है, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, तो वो CO2 लेते हैं तो क्यों लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो किससे करते हैं, लाइट रिएक्शन से, वाटर की स्प्लिटिंग से, ना कि ये काम रेस्पिरेशन करते हैं। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता दिया। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फोटो पिगमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे मेन होता है क्लोरोफिल A, इसके बाद जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल B हो सकता है, C हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है, ज़ैंथोफिर हो सकता है, बहुत सारे फोटो पिगमेंट होते हैं जो एक्सेसरी होते हैं। ठीक है? जो मेन होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल A, जिसके पास मेन मुखिया होता है ना, मेन मुखिया, वो कौन होता है, क्लोरोफिल A। इतना आप लोगों को पता है बेटा? ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आप लोगों ने TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी सनलाइट में कितना फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैंने आपको कहा था 400 से 700 nm की लाइट को बोलते हैं PAR, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पता है हम लोगों को? इसमें मैंने कहा था 400 से 500 जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रीजन, और 500 से 600 होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन रीजन, और 600 से 700 होती है उसे रेड। हम लोगों ने देखा बेटा, आप लोगों को पता होगा क्लोरोफिल B मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है कौन से रीजन की, ब्लू रीजन की, और हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल A मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है किसका, रेड रीजन लाइट का, यानी कि जो हमने देखा 600 से 700। क्लियर है आप लोगों को इतना? हम लोगों ने 3 वहां पे ग्राफ देखे थे, जहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सा पिगमेंट किस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा जाता, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने जो देखा था ग्राफ, वो देखा था रेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था, जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी, दूसरा ये देखा था। और तीसरा हमने देखा था दोनों को मिला के कि ऑक्सीजन रिलीज कितनी हो रही है तो उसके कंपेयर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है। क्लियर है हम लोगों? तो हमने ओवरऑल देखा कि ब्लू और रेड जो रीजन होता है वहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, और उसके बाद ग्रीन रीजन में क्या होती है, मिनिमम। इतना क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा, पिगमेंट पढ़ लिए। हाँ, इसके बाद फोटो सिस्टम आते हैं। फोटो सिस्टम मैंने कहा था फोटो सिस्टम 2 होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक होता है सेकंड। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था फोटो सिस्टम का मतलब कुछ नहीं होता है, फोटो सिस्टम का मतलब होता है जहां पे क्लोरोफिल या फोटो पिगमेंट मौजूद होते हैं, 250 से 350 होते हैं, उसे बोल देते हैं हम लोग फोटो सिस्टम। मैंने कहा था 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक होता है सेकंड। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट होता है कौन सा होता है, वो पहले डिस्कवर हुआ था, और सेकंड का हुआ था बाद में हुआ था। ये सब आप लोगों को पता होगा। फोटो सिस्टम का मतलब है जहां पे लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है? इन्हें बोल सकते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड। ये बताओ मुझे, यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ चीज समझ लो। जैसे मैंने आप, हाँ ये ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ है ऊपर वाला फर्स्ट, हाँ ये सर नहीं समझ में आता, इसका क्या रीजन है? इसका देखो, हाँ सर ये
अच्छा तुम्हारा भी लॉट था? मुझसे क्या? ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है ना कुछ। चलो ऐसे ही होगा ना कुछ। ये ऐसे बना हुआ है ना, देखो यहाँ पे। अब आप लोग लग रहा होगा सर एक ही लाइन से हमने क्यों बना दी, तो मैंने पहले लेबलिंग कर ली थी अच्छे से, ठीक है, इसलिए बना दिया, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये तो कह रहा है ये वाला, देखो यहाँ पे बेटा आप लोग समझ सकते हो। अब देख लो इधर, यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या दिखा रहा है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कौन सी वेवलेंथ की लाइट को कौन सा फोटो पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये दिखा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बोला था 400 से लेके बेटा कितने तक होती है? 400 से लेके 700 nm तक की लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, सही है। और अगर हम इसे प्रिज्म से गुजारें तो आपको बताइए 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इसे बोलते हैं वेव ग्योर। पता है आप लोगों को? वेव ग्योर ये तो बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया 400 से 500 बेसिकली जो रीजन होता है वो कौन सा होता है बेटा? ब्लू। 500 से 600 होता है जो वो कौन सा होता है? ग्रीन। और 600 से 700 होता है वो रेड होता है। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो 400 से 500 यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 500 से 100 नहीं 600, और 600 से ये लिख दिया मैंने। अब आप लोग बताओ ये वाला रीजन कौन सा होगा बेटा? और ये वाला, और ये वाला रेड। ये तो यहाँ तक समझ में क्लियर है हम लोगों को? यहाँ तक क्लियर है। अब ये दिखा रहा है, देखो सबसे पहले आप लोग बताओ ब्लू रीजन जो है 400 से 500 वेवलेंथ की लाइट, एनएम की लाइट को कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल बी। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल बी। उससे कम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। और सबसे कम कौन कर रहा है? कैरोटीनॉइड। कौन कर रहा है? देखो अपनी किताबों में देखो, दिख रहा है ये? दिख रहा है। इसके बाद देखो बेटा रेड रीजन में आते हैं, कहां आते हैं? रेड रीजन देखना क्लोरोफिल ए मैक्सिमम कर रहा है और इसके बाद क्लोरोफिल बी क्या कर रहा है? कम। और कैरोटीनॉइड बिल्कुल नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये पता लगता है कि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट हो गए वो 600 से 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? और इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि 500 से 600 जो nm की लाइट होती है यानी ग्रीन रीजन, वहां पे ना तो क्लोरोफिल ए बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ना ही बी करता है, ना ही कैरोट सी की बात हो रही है कैरोटीनॉइड करता है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे इसी यही कारण है कि बेटा ग्रीन रीजन की लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। समझ गए हम लोग? तो ये बता रहा था, बस और क्या बता रहा है। आप लोग ध्यान रखना है ब्लू रीजन में ध्यान रखना क्लोरोफिल ए मैक्सिमम, और रेड रीजन में ध्यान रखना क्लोरोफिल सॉरी यहाँ ध्यान रखना क्लोरोफिल बी, और रेड रीजन में ध्यान रखना क्लोरोफिल ए। बस क्लियर? बताओ। अरे बेटा मुझे क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, क्लियर हुआ? एक बार और बता दो। यहाँ पे ये दिखा रहा है बेटा कौन से एनएम की वेवलेंथ की लाइट, सही है, ठीक है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही कौन से पिगमेंट से। सर डाउट तो पूछ लीजिए। डाउट ये उसका वही दिखाया जरा था तो यहाँ देखो क्लोरोफिल बी जो करता है, क्लोरोफिल बी मैक्सिमम करता है वो 400 से 500, और क्लोरोफिल ए करता है वो 600 से 700 मैक्सिमम। बस ध्यान रखना कैरोटीनॉइड खाली कौन सा करता है? 400 से 500 वाली, उसके बाद नहीं करता है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर सब लोगों को? अब अगले बढ़ते हैं, चलो बेटा। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कौन सी लाइट होती है? लाइट रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है, बताया आप लोगों को? जी सर। लाइट रिएक्शन में मैंने कहा था क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनते हैं और क्या बनते हैं? NADPH बनते हैं, ठीक है, इसीलिए होती है लाइट रिएक्शन। जो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, यहाँ पे क्या चाहिए होता है? तो वाटर चाहिए होता है, दूसरा क्या सनलाइट, और तीसरा क्लोरोफिल ए लेता हूँ, मेन पिगमेंट है इसीलिए, ठीक है, फोटो पिगमेंट चाहिए हमें, ये चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा था बेटा इस रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है? दो फेज होते हैं, होता है साइक्लिक, और ये कौन सा होता है? मैं बार बार इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के माइंड में फंस नहीं पाएंगी चीजें, ठीक है। तो एक बार आप लोग कभी एक होता नहीं मूवी की तरह कॉन्टेंट तरीके से एकदम फ्रेम कर लो।
अब यहाँ पे साइक्लिक होगा और कौन सा होगा बेटा? नॉन साइक्लिक। आपको पता है इन्हें बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब पता है क्या होता है? देखो यहाँ देखो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड होना, तभी तो एटीपी बनेगा। अरे एडीपी में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है? एटीपी। क्या बनता है बेटा? एडीपी है, उसमें साथ में क्या जुड़ता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बनता है? एटीपी। और यही तो हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। और इसी को, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन। बस। अब ये दो टाइप से होता है, होता है साइक्लिक और होता है नॉन साइक्लिक। समझ गए हम लोग? बेटा यहाँ पे देखो, मैंने कहा था नॉन साइक्लिक बारे में क्या होती है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। और यहाँ से क्या बनता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। बकाया बनता तो बहुत कुछ है, बाद में बात करेंगे। ये रिलीज हुआ ऑक्सीजन, और ये कहाँ मिलता है? हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में जाता है। दूसरा मैंने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस क्लोरोफिल एक क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से हमें एटीपी मिलते हैं, और बेटा क्या मिलते हैं? एटीपी और एनएडीपी, ये तो मिलते हैं। यहाँ पे ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अभी मैं बताऊंगा एटीपी कैसे मिलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अभी इसके बाद। अब एक इनका यूज कहाँ होता है बेटा? किसमें होता है? डार्क रिएक्शन में। कहाँ होता है बेटा? डार्क रिएक्शन में। और आपको बताया डार्क रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे CO2 की प्रेजेंस में क्या बनता है? अब मैं ये बार बार बात नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं। समझ गए? ग्लूकोज बन गया, और प्लांट को यही तो बनाना है। और ये जो ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन होती है, तीन टाइप से होती है, एक C3 कैप। तो हम लोगों ने आज, आप लोग बताओ, जो लास्ट पढ़ा था हम लोगों ने, वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तो पढ़ लिया था? पढ़ लिया था बेटा। एक बार मैं अभी रिवीजन करवाऊंगा आपको, ठीक है? इसके बाद ये सुनो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे ईटीएस जो होता है, ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान पता है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे बोल सकते, इसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटीपी उसी में खर्च हो जाते हैं। किसमें खर्च हो जाते हैं? डार्क रिएक्शन में। अगर डार्क रिएक्शन ना होती प्लांट में, तो ये एटीपी प्लांट के यूज में आते हैं। तो हम लोग प्लांटों में बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं। खाली किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के जो एटीपी एनएडीपी होंगे वो क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे किसमें? डार्क रिएक्शन में। समझ गए आप लोग इतनी बात? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। तो एक बार मैं आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस बता दूं, ठीक है? सुनो, लिख के बताऊं ऐसे बताऊं? ऐसे बताऊं? क्या लिख के बताऊं? लिख के बताऊं? अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि आप लोगों को पता है, मैंने कहा था फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में जब एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो उसको वो बनता है क्या है? एटीपी। सही है? उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो दो टाइप से होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। मैंने कहा था देखो, अब आप लोग एक इमेज बनाया करो। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग पता है खाली अगर आप लोग किसी की इमेज नहीं बनाओगे तो उसको समझ कैसे पाओगे? ऐसे मत समझा करो कि हाँ लिखा हुआ तो है कहीं पे। सोचा करो साइक्लिक कैसे हमने लिखा था। अब देखो मैंने कहा था साइक्लिक में ओनली एक ही फोर स्टेप इन्वॉल्व होता है, कौन सा होता है? पीएस फर्स्ट। कौन सा होता है? इसको हम साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यहाँ के इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से जाके और कहाँ जाते हैं? फोर स्टेप के पास आ जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं? इतना क्लियर है? दूसरा मैंने कहा था बेटा यहाँ पे पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ फर्स्ट यानी कि हम बोल सकते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसे क्या बोलते हैं? फेराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? फेराडॉक्सिन बोलते हैं। और इसके बाद वो जाता है फेराडॉक्सिन से कहाँ? ईटीएस में, और उसके बाद वापस आ जाता है किसके पास? पीएस फर्स्ट के पास। इसीलिए साइक्लिक मैनर में हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक। आप लोग बताओ क्या यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग हुई? नहीं। क्या यहाँ ऑक्सीजन लिबरेशन होगा? यहाँ क्या एनएडीपी बनेंगे? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ पहला डिफरेंस नहीं बोलूंगा, पहले प्रोसेस सुनो। पहला पीएस फर्स्ट ओनली इन्वॉल्व होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फेराडॉक्सिन। तीसरा वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। चौथा एनएडीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका होता है? ओनली एटीपी का। समझ गए? तो ये बस ध्यान रखना है आपको, बात खत्म। अब आ जाओ नॉन साइक्लिक पे। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन वापस साइकिल नहीं होगा, मतलब वापस उसके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये तो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन देने होते हैं ना, तो वो कौन देता है? वाटर की स्प्लिटिंग जो होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास? पीएस सेकंड के पास। पता है हम लोगों को? पीएस सेकंड, यहाँ पे पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसमें? नॉन साइक्लिक में। इसको हम लोग जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे एटीपी एनएडीपीएस दोनों बनते हैं। तीसरा मैंने बताया था, हाँ, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर कौन होता है बेटा? CO510। कौन होता है? क्योंकि पीएस सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर ही होता है कौन? CO510। और यहाँ पे पीएस सेकंड से CO510 के पास जाता है, CO510 ETS में भेजता है, इससे एटीपी बनते हैं। ETS कहाँ भेज देता है? पीएस फर्स्ट के पास। कहाँ भेज देता है? और पीएस फर्स्ट से कहाँ जाता है? फेरिडोक्सिन के पास। और फेरिडोक्सिन से जब जाता है तो वहां पे NADP होते हैं, और NADP से हाइड्रोजन कहाँ से लेता है? वो स्ट्रोमा से। और स्ट्रोमा से लेके हाइड्रोजन वो क्या बना लेता है? NADPH। क्या बना लेता है? NADPH। समझ गए हम लोग? और उसके बाद जो बकाया वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? जो पूरे करने हैं वो जाते हैं पीएस सेकंड के पास। ये तुम्हारा था नॉन साइक्लिक। कौन सा? तो डिफरेंस देखो दोनों में। पीएस फर्स्ट में साइक्लिक में ओनली पीएस फर्स्ट, नॉन साइक्लिक में दोनों, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों। साइक्लिक में वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, नॉन साइक्लिक में हो रही है। मैं इसमें आ रहा हूँ तो सही। इसके बाद होता है, इसके बाद सुनो, इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे साइकिल होता है, वहां पे नॉन साइकिल मतलब साइकिल नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा बेटा ये सब देखना पड़ता है हम लोग, ये नहीं कि मुझे दिखाने के लिए देखना पड़ रहा है ये वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कोई वीडियो देखता है ना और तुम वहां दिख ही नहीं रहे, तुम्हारी खाली आवाज आ रही, तो वो अच्छा नहीं लगता है वीडियो देखते। एक होता है ना इंप्रेशन नहीं आता है, तो वो मैं सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि साइक्लिक जो होता है वहां पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है, नॉन साइक्लिक में होती है। साइक्लिक में ओनली एटीपी बनते हैं, वहां पे एटीपी एनएडीपीएच दोनों बनते हैं। इसके बाद क्या होता है? हाँ और बताओ। ऑक्सीजन लिबरेशन नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में नहीं होगा। अगर आपको इतना आता है तो एक बार जल्दी से देख लो, रिवाइज कर लो। अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। फिर हम लोग पढ़ते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अच्छा, इसका इफेक्ट देखो ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं, अपना अपना पता होता है सब लोगों को। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी की व्हाट्सएप में डीपी नहीं लगी है तो आपको ऐसा लगता होगा पता नहीं बात तो कर रहा हूँ लेकिन फील नहीं आ रहा है ना, ऐसा लगता है। अच्छा सही बताना कहते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है अजीब टाइप का। तो वो एक चीज होती है थोड़ा सा अरे ऐसा होता है, उसमें क्या दिक्कत है? हर किसी को होता है, लगता है। प्राइवेसी नाम की कहते हैं, डीपी से क्या प्राइवेसी? आजकल तुम इतने विख्यात हो, हर जगह इतने तरीके से तुम लोग सोच सकते हैं। अगर तुम ये सोच सकते हो कि हमारी प्राइवेसी क्या होती है, तुम्हारी क्या प्राइवेसी है? तो अगर तुम्हें लोग सर्च करना चाहे तो हर जगह मिल जाओगे, कहाँ नहीं मिलोगे? अरे आजकल हर कोई यूज कर रहा है सब कुछ। लोग बेटा ऐसे तक पता लगा लेते हैं दोस्तों के यही सब देख के म्यूचुअल देख के चले जाते हैं वहां तक, समझ रहे हो? साइक्लिंग ओनली एटीपी, और वहां पे एटीपी एनएडीपी कोई वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है। वरना तुम इलेक्ट्रॉन कहां से दोगे वहां पे पीएस फर्स्ट के लिए? बेटा इतना लिख लिया आप लोगों ने, इतना पढ़ लिया, बताओ। अरे अगले बढ़े। चलो अब हम लोग बेटा, चलो भाई नहीं क्या समझा बैठो। यहाँ पे देखो बेटा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? पहले समझ लो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या। सही है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है सिंपल सा, वो साइंटिस्ट बोल कौन रहा है आप लोग? यहाँ पे साइंटिस्ट थे मिचेल। कौन थे? इन्होंने ये समझाया था कि एडीपी से एटीपी बनते कैसे हैं। वो ऐसे नहीं बनते जैसे आपने साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ लिया, वो ऐसे बनते हैं बेटा जब क्या होता है, जैसे इधर देखो, अगर ये थाइलिक वाइड है, क्या है ये? थाइलिक वाइड तो है,
ऐसे आपको बता हुआ बहुत सारे थायलाकोइड लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। आप लोग पता है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड यही तो होते हैं। आउटर पे कौन होता है? पीएस फर्स्ट। और इनर पे कौन होता है? पीएस सेकंड। ये तो होता है, ध्यान समझना। ये देख लो होता क्या है बेटा, आप लोग पता होना चाहिए थायलाकोइड की, जो थायलाकोइड होता है वहां पे F1 F0 पार्टिकल लगे होते हैं। कौन लगे होते हैं? F1 F0 पार्टिकल। कोई बच्चा मुझे बताएगा F1 F0 पार्टिकल हमें और कहां पढ़ने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ETS पढ़ेंगे तब, सही है, वहां भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उन्हें E F1 और E F0 F2 नहीं। E का मतलब पता है क्या यहाँ पे? सॉरी E नहीं C बोलते हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं? C। और C का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। होता क्या है सुनो, ये F1 F0 पार्टिकल जो होते हैं ऐसे लगे हुए हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है इसे बोलते हैं ATPase। कौन सा बोलते हैं? ATPase। जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो ADP, कौन बेटा? ADP के साथ जुड़ जाएगा फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ATPase की प्रेजेंस में क्या बनाएगा वो? ATP बनाएगा। ये तब संभव है जब यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा, और बाहर क्या हो? कम हो। अब ये होता कैसे है, हमें ज्यादा करना है, कम कैसे होगी? तो सुनो, ये हाइड्रोजन थायलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर, ये क्या है बेटा? थायलाकोइड का ल्यूमेन है, कौन है? और ये बाहर क्या है? ये स्ट्रोमा। हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो ये थायलाकोइड है, बाहर क्या है? स्ट्रोमा। अब यहाँ पे आप लोग देखो, दूसरा देखो, मैं ये बता रहा हूँ जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसका मेन मकसद जो होता है वो होता है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा करना, किसमें? इसमें थायलाकोइड ल्यूमेन में, और बाहर क्या करना? कम। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, आप लोग पता होगा मैंने जब NADPH बनाया था, क्या बनाया था? तो जो हाइड्रोजन लिया था वो आउटर सरफेस पे तो ऐसा होता है, NADP डायरेक्ट एंजाइम किस साइड होता है? आउटर साइड। कहाँ होता है? आउटर साइड। और आउटर होता है तो हमने हाइड्रोजन यहाँ से लिए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी? कम। क्या कर दी? कम। और दूसरा बेटा आपको बताया जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो कहाँ पे होती है? ल्यूमेन में। कहाँ होती है? और जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वहां पे क्या बनते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या आयन क्या होंगे? ज्यादा। क्या होंगे? ज्यादा। दूसरा सुनो, जब हम ETS करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हमेशा यहाँ से बाहर से जो यहाँ पे एक होता है यूबिक्विनिन, नहीं यूबिक्विनिन, यूक्यू, तो वो क्या करता है? उसके पास कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन को अंदर भेजने की। समझ गए हम लोग? तो तीन टाइप से हम क्या बनाते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट, अंदर ज्यादा और बाहर कम। यही तो हमारा मतलब है साइक्लिक ETS करने का, कि एक तरफ क्या हो जाए? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, एक तरफ क्या हो जाए? कम। और जब ये ग्रेडियंट बन जाएगा, सुन लो बेटा, जब ग्रेडियंट बनेगा तो हमेशा हाइड्रोजन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो ADP से क्या बन जाएगा? ATP। ये प्रोसेस होती है, ऐसे करके ATP बनता है। जैसे वैसे नहीं, जैसे आप सोच रहे हो कि एकदम से ATP बन गया। फिर मैं बता रहा हूँ क्या था। देखो आप लोग साइक्लिक में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहे थे, और नॉन साइक्लिक में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? देखो मैंने ये बताया, आराम सुनना कदे। हमने नॉन साइक्लिक में आपको बताया NADPH बनाया था। क्या बनाया था? NADPH बनाया था। और आप लोगों को ये भी पता है बेटा कि हमने जो बॉर्डर की क्या की थी? स्प्लिटिंग। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पीएस सेकंड को, पहली बात, और दूसरा इसलिए कर रहे हैं कि ये सब चीजें कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाए, यानी कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ज्यादा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और अंदर वो बाहर क्या रहे? कम। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रोमा साइड में कम रहे और ल्यूमेन साइड में क्या हो जाए? ज्यादा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जब F1 F0 पार्टिकल से निकलते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है ATPase। कौन सा होता है? ATP। उसकी प्रेजेंस में ADP से कौन जुड़ जाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बन के रहता है ATP। ऐसे ATP बनता है। अब ये सब ज्यादा कैसे करेंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन? तो देखो पहला मेथड में तीनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला ETS से ट्रांसफर करते हैं, तो यूक्यू के पास पावर होती है अंदर भेजने की प्रोटॉन। दूसरा मैंने कहा था NADP डायरेक्टली जो एंजाइम होता है वो आउटर साइड में होता है। कहाँ होता है? आउटर साइड में, यानी कि स्ट्रोमा साइड में। और इसीलिए यहाँ से जो हम हाइड्रोजन होता है, जब NADPH बनाते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ कम हो जाएगी,
और दूसरा वाटर की जब स्प्लिट होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होते हैं, अंदर ज्यादा होते हैं, इससे बन जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। क्यों बनाया, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब यहाँ से F1 F0 पार्टिकल से जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो क्या बनेगा, एटीपी। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं, जो हाइब्रिडेशन को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ मुझे पता है। कितने बच्चों क्लियर हुआ, अच्छे से बताओ, कसम से बताना कहते सही। कसम से मतलब होता है छोटे तो कसम से बताओ, कितने बच्चों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अभी तक? कुछ कह रहे हैं, कहते यहाँ से ऐसे जा रहा है। आप लोग कोशिश कर रहे हो, एक होता है बेटा, आपने वो नहीं पढ़ा डार्विन का थ्योरी, उसने क्या बताया था, डार्विन ने एवोल्यूशन पढ़ते हुए ना कहते हो, डार्विन वो जिराफ वाला बताया, डार्विन ने नहीं, उसने बताया था लेमार्क, क्या बताया था वो जिराफ वाला, बताओ। गर्दन लंबी हो जाती है, हाँ गर्दन लंबी, लेकिन उन्होंने एक बात लिखा था वहां पे, उन्होंने बताया क्या लिखा था, उन्होंने कहा था वहां पे लिखा था इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है अंदर से एक इंटरनल फोर्स जनरेट करना कि मुझे ऐसा काम करना ही करना है। और जब आप लोग ये सोच लोगे तो आप लोगों को कोई बेकार नहीं लगेगा। जैसे अगर आप लोग ये मान लो कि मुझे सीखना ही सीखना है तो आपके पास 1000 तरीके निकल आएंगे कि अब तो मुझे इस तरीके से नहीं सीख पाया, इस तरीके से सीख लूंगा। एक होता है ठीक है यार, बस ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया तो विवाद नहीं, तब भी कोई बात नहीं है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, किसी काम किया करो तो इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब होता है अंदर से समझना कि मुझे समझना है, और उसमें जो काम करने वाला नहीं होता है वो भी हो जाता है, फिर होता नहीं होता है। तो वही उनने कितना अच्छा बोल दिया था, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, मुझे आप लोग ध्यान रखा करो। चलो एक बार फिर समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझा रहे हैं किताब से, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है, किताब से। चलो वहां चलते हैं, वरना पूरा घंटा ऐसे निकल जाएगा। तो आप लोग इंटरनल वाइटल फोर्स लगाया करो बेटा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताओ बताओ। देखो बेटा, ये हम लोगों ने सब पढ़ लिया इधर, ये तो सब पढ़ लिया ना, किसी भी डाउट हो तो हमसे पूछ लेना अभी भी। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा था हमने, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसके बाद मैंने 3 ग्राफ बताए थे आपको, अब दोबारा मत क्या बता दो, ये रिएक्शन सेंटर था ऐसा। इसके बाद बेटा ये तुम्हारा कौन सा था, नॉन साइक्लिक, और ये वाला कौन सा था, मैंने आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक डिफरेंस बता दिए। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे हुए हैं, नहीं है लिखे हुए, छोड़ो अब नहीं बताऊंगा। आपको बताया साइक्लिक नॉन साइक्लिक में दोनों बहुत सारे डिफरेंस है। और एक बार सुनो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में आपको डिफरेंस याद रखने हैं, दूसरा आपको C3 और C4 साइकिल में भी डिफरेंस याद रखने हैं। बस इतना अगर आपको पता है तो बस यही पेपर में आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसका सिंपल सा मतलब है कि साइंटिस्ट को ये बताना था कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक बार यहाँ पे भी देखो डायग्राम बना हुआ है, जो मैंने अभी वैसा बनाया था फालतू का, यहाँ सही बना हुआ है, देखो है बना हुआ, ठीक है। वो सो रहा है, देखो विशेष मॉर्निंग सोलो बेटा, सोलो कोई दिक्कत नहीं। रात में क्या था, अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, विशेष सो क्यों रहे हो, नहीं सो रहे हो? ऐसा भी कोई बैठता है क्या आंख बंद करके बैठो, ऐसा कौन करता है? तो बता दो, मैं कोई ऐसा ना कि तुम्हें गोली मार दूंगा, ऐसा भी नहीं कि वही ठीक है यार तुम सो रहे हो तो अब तो कभी बेकार हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं। बताओ बेटा क्या सो रहे हो? रात में क्या किया था, मूवी देखी थी क्या? चलो देखते हैं, ये कौन टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये देखते यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा था एविगिनिन, यहाँ पे प्लास्टोगिनिन, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। यहाँ पे देखो, पहले ये बताओ ये क्या है, आप लोग ये अभियान समझना, कभी एकदम कभी कान खोल के बैठो, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ये है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो है समझाया था साइंटिस्ट मिचेल ने कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, किससे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जो हम ईटीएस बोलते हैं, ईटीएस उससे। देखो होता क्या बेटा, जो देखो अगर आप लोगों को साइक्लिक नॉन साइक्लिक अच्छे से बताए तो देखो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कैसे देखो। सबसे पहले आप लोग बताओ पीएच सेकेंडरी स्लाइड आई थी, अच्छा ये क्या है, ये है थाइलिक्वाइड, सही है। अब आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि हो कहाँ रहा था वो सब चीजें। ये थाइलिक्वाइड हो गया, ये थाइलिक्वाइड का क्या है, ल्यूमेन, और ये बाहर की साइड में क्या है, स्ट्रोमा। क्या है बेटा, स्ट्रोमा, सही है। इतना क्लियर है आप लोगों को भी?
हमने थाइलेक्वाइड ले लिया है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और क्या है इनर। अच्छा ये बताओ मुझे, मैंने आप लोगों को कहा था पीएस फर्स्ट होता है जहां पे फोटोपिगमेंट होते हैं, और कौन सा होता है पीएस सेकंड होता है, ये आपको पता है। अब आप लोग इमेजिन करना जो हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा था उसको। देखो सबसे पहले सनलाइट आया था पीएस सेकंड के पास, आया था ना, पीएस सेकंड के पास सनलाइट आया था और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे और उसके बाद वो सबसे पहले किसके पास गए थे, प्लास्टोक्विनिन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पीएस सेकंड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, थियोफाइटिन। गलत क्यों पहले सेकंड के पास आता है। अरे तो आता नहीं, वहां लिखा हुआ है तो मैं बता दिया खाली, बहुत ध्यान रखो बेटा कौन है थियोफाइटिन। इसके बाद सुनो, यहाँ पे प्लास्टोक्विनिन का नाम क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके पास एक पावर होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो ये बाहर के हाइड्रोजन को कहाँ करता है, अंदर करता है। कहाँ करता है, अंदर। देखो ये बाहर से लेके आ रहा है और अंदर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये समझ गए आप लोग। इससे फायदा क्या होता है कि बाहर जो कंसंट्रेशन हमें कम करनी है वो कम होती है और अंदर क्या होती है, ज्यादा। दूसरा सुनो, ये जाएगा साइटोक्रोम के पास, ये क्या है, ईटीएस का पार्ट है साइटोक्रोम। इसके बाद आपको पता है प्लास्टोसाइनिन और उसके बाद जाता है पीएस फर्स्ट के पास, पता है आपको ये बात, सही है। और पीएस फर्स्ट के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर क्या होता है, यहाँ भी सनलाइट होती है और यहाँ पे जो पहला होता है वो कौन होता है, एफडी फेरिडॉक्सिन, ये तो होता है। और यहाँ पे एनएडीपी जो होती है कौन होता है, पॉजिटिव, वो हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेता है, एनएडीपीएच, क्या बना लेता है। यहाँ एक एंजाइम होता है, इसका नाम बताओ बच्चों कौन है, एनएडीपी रिडक्टेज, कौन होता है, यही तो होता है। आप लोग बताओ, ये तो ईटीएस हमने नॉन साइक्लिक का देख लिया। पहली बात यहाँ से फायदा हुआ कि हमारे हाइड्रोजन बाहर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सही है। दूसरा फायदा यहाँ से हुआ कि प्लास्टोक्विनिन ने हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन अंदर क्या कर दी, ज्यादा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना जो अभी ट्रांसफर हुए, तो वो कहां से मिलेंगे, वाटर से। वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो आपको बताया, देखो एक तो ऑक्सीजन जो आएगा वो कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर में। कहाँ आएगा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ के लिए, पीएस सेकंड के लिए, और जो बचा हाइड्रोजन है वो अंदर देखो ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की हाई कंसंट्रेशन मैंने कर ली और बाहर क्या हो जाएगी, लो। अंदर ज्यादा और बाहर लो। अब क्या होगा, आप लोग बताओ, कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है वो तभी तो होती है जब एक तरफ उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो और एक तरफ क्या हो, कम हो। तो अब मूवमेंट होगा हाइड्रोजन का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उससे फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा F0 और F1 पार्टिकल होते हैं, ये है सही है। और यहाँ C को लिखा है, इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट, क्या है, CF0 CF1, ठीक है, इसलिए लिखा है। बकाया माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सेम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे हाइड्रोजन निकलते हैं, निकल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज, ये एटीपी बोल दो। तो यहाँ से एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, क्या बनता है, बस ऐसे एटीपी बनते हैं। क्लियर। यानी कि मैंने बोला कि हमें खाली इतना करना है, थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमें ज्यादा करनी है और बाहर क्या करनी है, कम। और वो कैसे करेंगे, पहला ईटीएस करा के, दूसरा एनएडीपीएस से वो बन रहा है वो तो कम हो जाएगी, और तीसरा बेटा वाटर की स्प्लिटिंग। ध्यान रखना, तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, वो स्टेटमेंट दे देगा। पहला एनएडीपीएस कम कर रहा है और ये क्या कर रहा है बेटा, अंदर ज्यादा कर रहा है। दूसरा और तीसरा ये अंदर ज्यादा कर रहा है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कौन बढ़ाता है और स्ट्रोमा में कौन कम करता है, समझ गए। तो ये तुम्हारा था कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक बार अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा हो मुझसे पूछ लो, जैसे फिर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसकी, बता देते। कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हो। अब बेटा आप लोग दिमागी ना आता है कुछ, वो खा के देखो थोड़ा सा, हो सकता है दिमाग के कपाट खुल जाए। न्यूरॉन्स का जो इंपल्स कंडक्शन होता है वो तेजी से होने लगेगा। आप लोग एक्सरसाइज करते हो बेटा, मैं शरीर की नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेन की कर रहा हूँ। ब्रेन का मतलब होता है आप लोग गेम में खेला करो, पबजी मत खेलना। गेम का मतलब होता है एक्टिव रखना अपने माइंड को। एक्टिव का मतलब तो वैसे सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, कोई बुक, हाँ कोई बुक पढ़ सकते हो बेटा, ये तो तरीका होता है। और क्या तुम्हें क्या लग रहा है, माइंड हमारा कैसे बढ़ता है। माइंड का मतलब होता है, जिस आपने देखा होगा, अगर कोई बेटा सुन लो, पहले सुन लो, जो अगर कोई बहुत जिसके अंदर नॉलेज है तो वो पर्सन कभी खाली बैठना पसंद नहीं करेगा उसका। बेटा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डीएम बनने के बाद भी किताबें पढ़ते हैं,
आप लोगों को आज लगता है कि किताबें क्यों पढ़े? पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने का मतलब है कि आपका माइंड ऐसा होना चाहिए, आप फ्री मत बैठो, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। और अगर आप खुरापात का मतलब ये नहीं कि आप लोग वो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ कि आप लोग, एक होता नहीं है, जैसे आपने बच्चे दो तरह देखे होंगे। एक बच्चे वो देखे होंगे जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है तो वो अपना नाम तो बताएंगे, साथ में पापा का भी नाम बता देंगे, स्कूल का भी बता देंगे, और वो साथ में भी कह देंगे चाचू ये सब वो सब, ठीक है। और गलत एक्टिविटी भी कर देंगे, जैसे मान लीजिए आप बिस्किट खा रहे हो वो भी छीन के भाग जाएंगे। एक बच्चा वो होता है जो कतई सोचते, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, रोने लगा। उससे पूछा पापा का नाम क्या है, रोने लगा। उससे पूछा बेटा इधर आओ ना, तो सर वो भी तो एक्टिविटी कर रहा है। सुनो, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसका माइंड ही नहीं चल रहा है। सुनो, उससे कहो बेटा इधर आना, तो तुम्हारे ऐसे दूर भागेगा जैसे तुम करंट मार रहे हो उसके, पता नहीं मम्मी के पास। और सिंपल सा उसकी मम्मी भी ऐसी होती है कि वो भी एक ही बात बोलती है कि हमसे शर्मा रहा है, ये नहीं बताती कि हमारा बच्चा इतना इनएक्टिव है, मतलब शर्मा रहा है। शर्मा नहीं, कौन जो एक्टिव बच्चे होते हैं कभी नहीं शर्माते किसी से, वो सबके सामने एक्टिविटी करते हैं, मेहमान आ जाए कोई भी आ जाए। और तुमने जो गधे बच्चे देखे होंगे, गधे का मतलब ये होता है वो इतना लो रहता है, इतना लो रहता है, कहते सुस्त टाइप से। और वो बच्चे बहुत बेकार लगते हैं, और वो रहते हैं किसकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से। उनके पेरेंट्स ही इतनी केयर नहीं कर पाते अपने बच्चे की कि नॉर्मली वो इतना एक्टिव रहे, समझ गए? दूसरा सुनो, तो अब जो बच्चा लो रहेगा ना स्टार्टिंग से, जैसे बहुत सीधा होगा, उस टाइप के बच्चे बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। वो सीधे तो बहुत होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते लाइफ में। उनका, अरे मैं बता रहा हूँ बेटा, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, वो बच्चे का माइंड ही इतना एक्टिव नहीं होता है। और जो बच्चे एक्टिव होते हैं, अगर उनका फोकस धोखे से पढ़ाई चला गया, सर जो शांत होते हैं मैंने देखा है सर वही। मैं बात के शांत की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे की शांत की बात कर रहा हूँ। जब बच्चा 2-3 साल का है, अब तुम ऐसा मत करना कि कोई इंटर के बाद शांत हो गया, होता है उसका दिल टूट गया हो तो शांत हो गया। तो उसने वही मूवी देख ली हो, कौन सी, शादी जरूर आना, तो अरे वो है नहीं मूवी, उसमें आई सुन जाता है उसके बाद। अब दोनों मूवी में अलग अलग सीन है। एक आपने देखा होगा शादी में जरूर आना, उसमें सॉन्ग है ठुकरा के मेरा है, तो सुनो सुनो सुनो, मैंने सारी मूवी नहीं देखी, मैं सीन देखता हूँ। हाँ तो मैं सीन देखता हूँ बीच बीच में जहाँ अच्छे लगते हैं। सुनो सुनो, तो वह ये सुनता है, और 12th फेल में दिखाया गया है कि उसकी क्या साथ देती है, उसकी फ्रेंड साथ देती है, तो वही सुनता है। अब दोनों का आपको पता है कि क्या चलता है, वो पता नहीं क्या चलता है कौन से फायदा है कौन से नुकसान है। लेकिन बेसिकली फायदा नुकसान मत देखो, बेसिकली देखो अपनी पढ़ाई, ठीक है। मेन क्या है, पढ़ाई करना है। यहाँ पे देखो बेटा, तो ये समझ गए आप लोग, नहीं समझे बताओ। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, अब बोलो मत बेटा, फंसा दिया आपको। इधर देख लो, मैंने आपको बताया थायलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर एक तो क्या होता है, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होनी, ज्यादा होनी चाहिए, और बाहर क्या होनी चाहिए, कम। जिससे जब ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन पास होते हैं F1 F0, तो वहां क्या बनते हैं, एटीपी। क्या बनते हैं, और एटीपी बनेंगे हमें एक चाहिए। अब लाइनें बढ़ो, बातें मत करो, बातें मत करो, सब लोग मूवी चले गए हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, देखें बेटा, देखो पढ़े। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखो अब बातें मुझको लाइन पढ़ लो, क्या कहा था। कह रहा है लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज। हम लोग समझेंगे कि एटीपी एक्चुअली में बनते कैसे हैं, ठीक है, वो समझेंगे। कह रहा है इन द क्लोरोप्लास्ट, कहां पे बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। कह रहा है द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बेटा ये बोलो मत, मैंने खुद ही क्या बोलते हुए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। मैंने क्या बोला कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है, वो समझाता है हमें कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगले देखो, कह रहा है लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ, मैंने ये तो बार बार बता रहा हूं,
कि हमें क्या करना है, खाली क्या करना है, एक तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा करना है, एक तरफ क्या करना है कम। भाई एक तरफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा करनी है, एक तरफ क्या करनी है कम। कह रहा है दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेक्वाइड। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन। कह रहा है देयर इज वन डिफरेंस थ्रू हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रोटॉन क्या होंगे, मूव करेंगे। सही है। और कह रहा है इन द ल्यूमेन, कहां पे, ल्यूमेन साइड में। तो यानी कि ल्यूमेन किसका बात हो रही है, थाइलेक्वाइड की। और थाइलेक्वाइड कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में ज्यादा होने चाहिए और स्ट्रोमा में क्या होने चाहिए, कम। समझ गए हम लोग। अगले कह रहे हैं इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ईटीएस। अब यहाँ पे ये बता रहा है, अब ये बताना नहीं चाहिए, ये तो पहले ही तो समझ लो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। कह रहा है जब रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, तो आपको पता होगा, अगर आपको मैं बता दूं, पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद होता है क्रेब साइकिल, जो होता है मैट्रिक्स में, होता है माइटोकॉन्ड्रिया की। और आपको पता है उसके बाद होता है एक सिस्टम जिसे बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। सही है। वहां के एटीपी जो बनते हैं वो हम सेलुलर एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब हम इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन यहाँ पे वहां पे भी तो यही मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा रहे और बाहर क्या रहे, कम। ईटीएस का मतलब ही होता है बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिफरेंशिएट करना, यानी कि हो सकता हूं अंदर ज्यादा और बाहर कम। तो यहाँ पे देखो कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो उससे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक तरफ ज्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, कम। अब देखो यहाँ पे एक एक करके इनर पॉइंट लिखे हैं, समझते हैं। अगर आपने अभी डायग्राम सही समझा होगा तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे। देखो क्या कह रहा है बेटा, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये बात नहीं। और ये बहुत सिंपल है, कहते हैं आप लोग थोड़ी बात समझनी है बस खाली। देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। मैंने कहा था जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है कहाँ होती है, इनर साइड में, ल्यूमेन के इनर साइड। आप लोग ल्यूमेन समझ पा रहे हो बेटा, एक बात समझो, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हरित द्रव किसे बोलते हैं हिंदी में, सही है। इसके अंदर थाइलेक्वाइड होते हैं इसे। अरे आपने डायग्राम देखा है ना। और अगर मैं एक को उठाऊं यहाँ से, किसको उठाऊं, तो ये ऐसा दिखेगा हमें, ये थाइलेक्वाइड। तो मैं ल्यूमेन की बात कर रहा हूँ यहाँ की। और आप लोग बताओ ग्रेनम के आउटर साइड में क्या होता है, स्ट्रोमा तो होता है, क्या होता है। तो मैं यहाँ पे खाली थाइलेक्वाइड दिखाया गया है, तो मैं खाली थाइलेक्वाइड ये बोल रहा हूँ अंदर वाली साइड में, और आउटर साइड में क्या होगा, स्ट्रोमा। समझ गए आप लोग, ये बात चल रही है अभी तक, ठीक है। तो अब इतना तो पता होगा आप लोगों को। ये चैप्टर में सोच रहा हूँ बेटा बहुत सरल वे में पढ़ लो, ज्यादा अच्छी बात है, वरने बहुत कठिन लगता है बच्चों को। अगले देखो कह रहा है सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस, देखो साफ साफ लिखा है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कहां पे, ल्यूमेन में। कहां पे, तो मैंने कहा था वाटर की स्प्लिटिंग जो होती है वो इसलिए नहीं होती कि हमारा ऑक्सीजन, यानी कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए, इसलिए नहीं होती। हालांकि फायदा तो हमें भी होता है, वो इसलिए होती है कि अंदर ल्यूमेन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहां पहुंच जाए, पीएस सेकंड के पास, क्योंकि उसके पास क्या है, कमी है। समझ गए हम लोग। अगले देखो कह रहा है प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेक्वाइड। यहां पहला लाइन क्लियर हुआ कि वाटर की स्प्लिटिंग हुई और वहां पे जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो ल्यूमेन के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है। और बाहर हमें ये तो करना है, अंदर ज्यादा करना है, बाहर क्या करना है, कम करना। सेकंड पॉइंट देखो, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे इनर साइड, इस तरह ना लो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, इनर साइड में, यानी कि ल्यूमेन साइड में। अगले देखो बेटा, अभी डायग्राम आ गया, देखो वाटर की स्प्लिटिंग यही तो हो रही है, देखो ये देखो, तो अंदर ही तो हो रही है ल्यूमेन के। अब दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम। अब दूसरे पे आ गए हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होते हैं किससे, फोटो सिस्टम से, पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट से, ठीक है। तो कह रहा है बेटा प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपन बिकॉज़ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू हाइड्रोजन कैरियर। यानी कि वहां पे क्या होता है, वो हाइड्रोजन कैरियर होता है, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, प्लास्टोक्यूनिन, जो क्या करता है अंदर से इलेक्ट्रॉन को, वो प्रोटॉन कहां भेजता है, बाहर की तरफ। सही है।
अगले कह रहे हैं hence this molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron, और कह रहा है when this molecule pass on its electron on the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane, यानी कि अंदर से बाहर से कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ ल्यूमेन। तो दूसरा तरीका पता लग गया, जिससे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा ल्यूमेन में। कहाँ बढ़ेगा, ल्यूमेन में। तीसरा देखो, तीसरा मैंने आपको बताया था जो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है वो कहाँ होता है, आउटर साइड में। कहाँ होता है, जब NADP से NADP बनता है तो वो हाइड्रोजन कहाँ से लेता है, स्ट्रोमा से। कहाँ से लेता है, तो स्ट्रोमा से लेगा तो स्ट्रोमा में क्या होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे, और हमें ये तो करना है, अंदर बढ़ाना है और बाहर क्या करना है, कम। तो देखो दूसरा कह रहा था NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द, अभी ध्यान रखना कौन साइड है, स्ट्रोमा साइड। और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला स्टेटमेंट ये पूछा गया था कि बताओ NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो वो थायलेकोइड के किस साइड होता है, आउटर साइड या इनर साइड। तो कहाँ होता है, आउटर साइड, समझ गए। और जब आप स्टेटमेंट कोई भी पढ़ो तो हमेशा ये बहुत जरूरी होता है कि स्टेटमेंट को समझा करो कि चीज उसमें लिखा हुआ क्या है। बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं नीट में, उनका माइंड होता है 7वें आसमान पे, डरे हुए वैसे होते हैं। दूसरा इसीलिए कहता हूँ मैं, आप लोग टेस्ट देते रहो, जिससे आपको एक अनुमान लग जाए कि जब इतने टेस्ट दे दोगे तो आपको जब पेपर देने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, टेस्ट ही लगेगा, वो पेपर नहीं लगेगा। और बकाया मैं बता रहा हूँ, पेपर में 50% जो होता है वो किसका होता है, टेंशन का रोल होता है। टेंशन जब होती है आदमी को तो आपको पता है कि वो चीजें भूल जाता है जो आप उसको याद होनी चाहिए, और ये गलतियां आपसे बहुत होती होंगी। इसीलिए कहावत भी, चिंता कैसे होती है, चिंता के समान। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। कह रहा है रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहाँ होता है बेटा, स्ट्रोमा साइड। स्ट्रोमा मतलब आउटर साइड, सही है। अगले देखो, अब वो क्या करेगा, ये वाला पूरा सही लिख देगा और लास्ट में लिख देगा यहाँ पे स्ट्रोमा साइड लिख देगा ल्यूमेन साइड। आप सोचोगे पूरा स्टेटमेंट सही तो है, लगा दोगे भाई, लेकिन यहाँ पे एक चीज को देखना पड़ता है, समझे, क्वेश्चन लगाते हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, ये भी गलती करते हो आप लोग। अगर आपको क्वेश्चन से समझ में आता है तो आंसर तो बता ही दोगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे आधा, उसका ऑप्शन पहले देख लेंगे कौन सा मिल रहा है, ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा हमें जाना बेजाना लग रहा है ऑप्शन, और जो जाना बेजाना लगता है कि हाँ ये सही है, तो सही है। जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन पहले पढ़ो और उसे 2 बार पढ़ो, 1 बार नहीं 2 बार। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी तो उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। और उसमें भी आप लोग पहले ये मत देखा करो कौन सा मेरे से मिलता जुलता है, ये देखा करो कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऐसा नहीं लग रहा है सही, लगने से क्या होता है कौन सा सही वो लगाया करो, ठीक है। आधे बच्चे तो एज्यूम करते हैं वहां जाके कि यार पहले वाले का मैं नहीं लगाया था, इसका भी हो सकता है। ऑप्शन से मतलब नहीं क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आधा पढ़ा आंसर लगाने लगे। नीट बेटा ये बहुत देखता है, अगर आप एमबीबीएस सुनोगे तो इसका मतलब सुनना कि भाई हाँ ऑपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसा सुनना कि कहीं का ऑपरेशन कहीं कर दोगे भाई। एक आपके अंदर इतनी धैर्य यानी कि पैशेंस होना चाहिए ना कि चीजों को समझ पाओ, और आप अनुमान नहीं मान सकते कि मान लिया। मानने से क्या होता है, होना चाहिए कि हाँ सही बात है बिल्कुल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, तब उसके ऑप्शन देखा करो कौन सही होंगे। और बच्चे 90% नहीं करते हैं कि क्वेश्चन को 2 बार छोड़ो, 1 बार से नहीं पढ़ते, और उनका जरा सा जाना बेचान निकला है। जाना मतलब होता है थोड़ा रटा हुआ टाइप का, तो उसका ऑप्शन ही देखते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े कि कौन सा सही हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, कह रहे हैं along with electrons that come from the acceptor of electron of PS first proton are the necessary for the reduction of NADP plus to NADPH, सही है। और कह रहा है these protons are also removed from the stroma। ये कहां से कम हो रहे हैं, स्ट्रोमा से। और हमें ये तो करना है, स्ट्रोमा में क्या करना है, कम करना है, और ल्यूमेन में क्या करना है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों ने? 3 चीजें देखी। पहला क्या देखा बेटा, वाटर की स्प्लिटिंग जिससे ल्यूमेन में बढ़ रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे प्लास्टोक्यूरिन क्या करता है, अंदर भेजता है, वो भी बढ़ रहे हैं। और तीसरा मैंने देखा कि NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां होता है, आउटर साइड में, तो वहां पे क्या करता है, वो स्ट्रोमा में कम करता है, रिमूव करता है वहां से। समझ गए आप लोग? अब देखो बेटा तक क्लियर हुआ? अभी समझा दूंगा लेकिन इतना समझ लो पहले। इसके बाद देखो कह रहा है विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर व्हाइल इन द ल्यूमेन देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां ज्यादा हो गए, ल्यूमेन में, किसके, थाइलेकोइड के, और कम कहां हो गए, स्ट्रोमा में। कह रहा है दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये तो बन गया, अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमेन।
ये भी इंपॉर्टेंट है स्टर्नो, इससे पीएच क्या रहती है, कम। किसकी, लीमन की। वो बेटा पीएच भी हो सकता है, पीएच कहाँ ज्यादा होती है और कहाँ कम होती है। तो पीएच अंदर क्या होती है, कम, और बाहर क्या होती है, ज्यादा। इंपॉर्टेंट है स्टर्नो। हो गया बेटा, इतना क्लियर हुआ? आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझो, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है चीज। अगले देखो, कह रहा है व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडिएंट, हम लोग क्यों बना रहे हैं? तो देखो अगले देखो, कह रहा है दिस ग्रेडिएंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडिएंट दैट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हम लोग ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्यों बना रहे हैं? जिससे ये ब्रेकडाउन हो और हाइड्रोजन कहां से निकले, F1 F0 पार्टिकल से निकले, और वहां पे क्या बने, हमें एटीपी। समझ गए आप लोग? ETS में मैं आपको ये बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स 5 का ये बात होता है, जहां F1 F0 पार्टिकल होते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स 5, और कॉम्प्लेक्स 5 का काम ही होता है खाली एटीपी का फॉर्मेशन। अगले देखो, कह रहा है बेटा द ग्रेडिएंट ब्रेकडाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और इसका नाम क्या है बेटा, CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम का नाम याद करो, वो नाम याद करो स्टर्नो। और दूसरा आप लोग बनाओ बेटा, एक बात और ध्यान रखना, अगर F0 F1 पार्टिकल बात होगी तो वो करता होगा माइटोकॉन्ड्रिया की, किस बात करता होगा? और अगर CF1 लिखा है और CF0 लिखा है, बात एक ही है, खाली C का मतलब ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। समझ गए हम लोग? तो वो बात किसी कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस की। बन दोनों जगह सेम ही तरीके से एटीपी रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है कि अगर CF1 F0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो लीमन हो गया, थाइलेक्वाइड हो गया, इन सब की बात करेगा। और खाली F1 F0 लिखा है तो किसकी बात करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, उनकी बात करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन कॉल्ड द CF0 इज एम्बेडेड इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, अंदर होता है ना, और कह रहा है एंड फॉर्म अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरियर आउट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द अदर पोर्शन कौन सा होता है, F1, और जो कैसा होता है, प्रोट्रूज ऑन द आउटर सरफेस, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रल, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आउटर साइड में होता है, ऐसा बोलते हैं। अगले कह रहा है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, और जो फेस किसको करता है, स्ट्रोमा। ये ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रोमल साइड कौन सा होता है और ल्यूमेन साइड कौन सा होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कह रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडिएंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द एटीपी सिंथेज व्हिच मेक द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी, और यहां से क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। अगले देखो, पूरा पढ़ लो पहले, ठीक है, एक बार फिर सुना दूंगा बेटा। यहाँ पे देखो कह रहा है कीमो ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन अ प्रोटॉन पंप। अब यहाँ क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, देखो पहला क्या होना चाहिए बेटा, मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटॉन पंप, तीसरा प्रोटॉन ग्रेडिएंट, और चौथा एटीपी सिंथेज एंजाइम होना चाहिए। सही है? तो एक मेम्ब्रेन हो, ये क्या हो बेटा, प्रोटॉन पंप होना चाहिए जो F1 F0 पार्टिकल है, दूसरा प्रोटॉन ग्रेडिएंट होना चाहिए, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, और चौथा क्या होना चाहिए, एटीपी सिंथेज एंजाइम भी होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब वहां पे कीमो ऑस्मोटिक हाइब्रिडेशन हो सकती है, यानी कि वहां पे क्या बन सकता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है। अगले कह रहा है एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडिएंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेक्वाइड ल्यूमेन एटीपी सिंथेज has a channel that allow diffusion of proton back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सही है? अगले कह रहा है बेटा along with the ATP produced by the membrane movement of electron the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. आप लोग बताओ इसके बाद ये ATP का फॉर्मेशन वो यूज कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं बायोसिंथेटिक reaction. Taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar glucose. क्लियर हुआ? तो आप लोग एक बार रिवाइज करने से, और इसके बाद मैं एक बार और सुना रहा हूँ, ठीक है? करो रिवाइज करो ना, रिवाइज के लिए मैंने बोला है।
मैसेज कर रहे हैं वो वाला मैजिक हो रहा है वो डराने वाला। हमें टेस्ट इतना भी ज्यादा नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है खाली। अरे आप लोग अगर मतलब की बात करें तो सिर्फ लाइक किया करो, ऐसे नहीं करते मतलब आप लोग बताया करो। हाँ ठीक है, उससे पता लगता है कि टीचर की बात को कितने बच्चे सुन रहे हैं सही से। आपको बच्चे को मतलब ही नहीं है इतना ध्यान रखा करो। और ऑनलाइन का शेड्यूल पढ़ गया देखो, आप लोग देख सकते हो बहुत भी चला रहा है, मतलब देख भी लिया। आप लोग बेटा मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर को मुझे भेजा करे, एक नॉर्मल बात भेज रहा है रिएक्ट किया करो, ठीक। उससे पता लगता है कि बच्चे कितने इन्फ्लुएंस है टीचर के प्रति, कितने चीजों को केयरफुली सुन रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि रोने वाला भेज दो उसमें। चलो बताओ, बातें करनी है आप लोगों ने, आप इधर पढ़ लो थोड़ा सा। अब बातें मत करो, ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, अब सामने जाओ। कौन बोल रहा है? ठीक है, शांत हो गया सब, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहां पे हमने ये समझा था कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझा था। तो मैंने बताया कि हमने ये देखा था कि थाइलेक्वाइड जो होता है उसके ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए और आउटर साइड में कम होना चाहिए। इसके मैंने 3 तरीके देखे। पहला देखा एटीएस, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके, जिससे वहां पे ध्यान रखना प्लास्टोक्यूरिन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, अंदर की साइड में करता है हाइड्रोजन आयन को। दूसरा आप लोगों ने देखा कि जो एनएडीपी रिडक्टेज होता है वो आउटर साइड में होता है, कहां पे, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में होता है तो मैं बोल सकता हूं कि वहां पे वो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या करता है, कम करता है, सही है। और तीसरा हमने देखा कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो वहां पे ल्यूमेन साइड में होती है, और ल्यूमेन में होगी तो वहां पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा वहां पे क्या होते हैं, F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं, जिससे जब हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो वहां पे एटीपी एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिव रहता है, उसकी प्रेजेंस में यही तो करवाते हैं। हाँ, और ये तो होते हैं, और क्या, प्रोटॉन यहीं से तो आता है F0 और F1 से, सही है। और एटीपीएच की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाता है, एटीपी। और ये यही थी तुम्हारी क्या, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्लियर। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन कहां से आएगा वो बता दे रहा हूं मैं। दूसरे पहला आपको ऐसे बोल सकता है कि बताओ प्रोटॉन ग्रेडियंट किधर ज्यादा होगा, तो इनर साइड ज्यादा होगा, आउटर साइड क्या होना चाहिए, कम। दूसरा पीएच किस साइड हो गया था, आउटर साइड, और इनर साइड क्या होगी, कम। दूसरा आपको तीसरा ध्यान रखना है कि एनएडीपी रिडक्टेज किस साइड में है, आउटर साइड में या इनर साइड में। और चौथा आपको ध्यान रखना है वाटर की स्प्लिटिंग कहां पे होती है, इनर साइड में या। अगर आपको इतनी बातें पता है तो बस यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर हुआ। अब आप लोग बताओ, अब फाइनली हमारे लिए क्या मिल गए, एटीपी, क्या मिल गए, एनएडीपी तो पहले से है। अब इनका यूज होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में, किसमें होगा, डार्क रिएक्शन में होगा। और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि लाइट रिएक्शन के बाद कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। तो कहानी समझे डार्क रिएक्शन की। चलो अब दिन से रात हो गया, क्या हो गया, रात नहीं हुआ है बेटा, ये अरे ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा भाई आप समझा रहे हैं ना ये, चलो मैं पहले समझा दूंगा आपको अलग से, ठीक है। सुनो आप लोग, अब आपके पास क्या है, एटीपी है, क्या है और क्या है बेटा, ये है आपके पास। अब इनका यूज होगा, क्या होगा, यूज, इनका यूज होगा, बोलो मतलब इनका यूज होगा। और यहाँ पे मैंने कहा था क्या होगी बेटा, बायोसिंथेटिक रिएक्शन, क्या होगी, बायोसिंथेटिक रिएक्शन, और जिसे हम बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन, क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है CO2 फिक्सेशन, क्या होता है, यहाँ होता है बेटा CO2
फिक्सेशन और बनता क्या है ग्लूकोज, यानी कि ये क्या है शुगर। क्या है बेटा? कौन शुगर है ये? मोनोसैकेराइड। समझ गए आप लोग? अब मैं ध्यान सुनो फिर से, जो CO2 फिक्सेशन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, वो 3 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप हो सकता है? मतलब 3 टाइप के प्लांट होते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें फूड फॉर्मेशन के हिसाब से या देखें डार्क रिएक्शन के हिसाब से। एक होते हैं C3 प्लांट जिनमें C3 साइकिल होती है, एक होते हैं C4 प्लांट जिनमें C4 साइकिल होती है, और एक होते हैं कैम प्लांट जिसमें क्या होती है कैम साइकिल। अब आप लोग सोच रहे हो सर अगर ग्लूकोज बनाना ही है तो C3 साइकिल से ही बन जाता, बनता C3 साइकिल से ही है, लेकिन कुछ जो नेचर होता है, गॉड होता है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, कौन से प्लांट कहाँ पे रहते हैं उसके वो सरवाइव कर पाए। जैसे आप लोग बताओ, आप लोग बेटा बोलो कोई मत, मैं आपसे हाँ क्या कह रहा हूँ कि अगर जैसे यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे रह रहा है, उसके पास पानी आराम से मिल रहा है, उसे सब कुछ एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया है। अब यहाँ का प्लांट अगर मैं रेगिस्तान में लगा दूंगा जहाँ पे ना तो मिट्टी सही है ना तो पानी मिल रहा है, ऊपर से टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे क्या सर्वाइव कर पाएगा प्लांट? नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां कुछ प्लांट ऐसे तो है ना जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं बेटा? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे उनमें जो फूड का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है वो अलग टाइप से हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है वो अलग टाइप से हो रहा है। और यही तो साइकिल होती है C3, C4 और कैम साइकिल। जैसे ओपनसिया वगैरह होती है उसमें होती है कैम साइकिल। कौन सी होती है? इसके बाद अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस कंडीशन में रह सकता है वो होता है कैम प्लांट। कौन से होते हैं? इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं वो होते हैं C4 प्लांट। कौन से होते हैं? और सबसे ज्यादा नाजुक जो होते हैं वो होते हैं C3 प्लांट, जो खाली उसी टेम्परेचर में रहेंगे जहां पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर दूसरे हैबिटेट में जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ आपको, C3 साइकिल होती है उसे बोलते हैं बेटा कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। एक होती है C4 साइकिल जिसे क्या बोलते हैं? हैच एंड सेलेक्ट। आप लोग बातें करते हैं तो पूछिए तो कुछ नहीं पता होगा। हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। और तीसरा होता है कैम साइकिल। कौन सा होता है? अब आप लोग बताओ, C3 साइकिल होती है कौन से प्लांट में होती है बेटा? इन प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट। सही है। जिसमें C4 साइकिल होगी उनमें कौन से प्लांट होंगे? और ये कैम साइकिल होगी वो कौन से प्लांट होंगे? जी कैम प्लांट बोलते हैं, जीरोफाइट प्लांट बोल देते हैं, जो पानी की हमेशा कमी में रहते हैं। समझ गए? अब मेनली क्या है, अब सुनो, आप लोगों को C3 साइकिल और C4 साइकिल इन दोनों में डिफरेंसेस पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्यों क्यों वो प्लांट जो वहां यहाँ के प्लांट है जो हम रेगिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके पास क्या ऐसा एक्स्ट्रा होता है। और ऐसे वो प्लांट यहाँ तो कर लेंगे आराम से, यहाँ तो अच्छा लगेगा ना उन्हें, लेकिन दूसरा वहां पे और यहाँ के प्लांट वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल सा ये रीजन है कि बहुत सारी ऐसा, जैसे आपने एक नाम सुना होगा रुबिस्को, सुना है सब बच्चों ने? रुबिस्को का नाम सुना है? अब ये मैं कार का नाम नहीं बता रहा हूँ, रुबिस्को ये एक एंजाइम का नाम है। और आपने बायोमोलिक्यूल्स में एक लाइन पढ़ी होगी, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट एंजाइम धरती पे है पूरे बायोस्फीयर पे, तो कौन है? रुबिस्को। अच्छा ये बताओ दूसरा एनिमल वर्ल्ड में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है? कोलेजन। और ये क्वेश्चन नीट में दोनों आ चुके हैं, ये भी आया रुबिस्को वाला और कोलेजन वाला भी आया है। सही है। अब देखो इधर देखो बेटा, ये रुबिस्को एक एंजाइम होता है, सही है, जिसकी प्रेजेंस में बोल सकता हूँ CO2 फिक्सेशन होता है। क्या होता है? CO2 फिक्सेशन। लेकिन ये पता है ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का होता है, मतलब होता नहीं है जो ऐसे पर्सन होता है, 2 टाइप से होता है। मतलब ये क्या करता है, अगर इसके पास CO2 ज्यादा है, क्या रहता है? CO2, तब तो ये करता है कार्बोक्सिलेशन। क्या करता है? और आपको पता है CO2 को फिक्स करता है बेटा, क्या बनाता है? ग्लूकोज। लेकिन अगर 2 केस से O2 ज्यादा मिल गई, समझ गए, अगर इसे O2 ज्यादा मिल गई, ऑक्सीजन ज्यादा मिल गई, तो ये बेटा करता है ऑक्सीजनेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे फोटो रेस्पिरेशन। क्या करवाता है? अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे ग्लूकोज उल्टा नहीं बनता है। एक तो प्लांट को CO2 फिक्स करनी चाहिए, वो भी नहीं करता है, और दूसरा ऑक्सीजन हमें देनी चाहिए, वो भी रिसीव कर लेता है, और तीसरा बनना चाहिए ग्लूकोज, उसका भी फॉर्मेशन नहीं होता है। और उल्टा होता क्या है, ग्लाइको एक एसिड होता है, इसका नाम होता है ग्लाइको, वो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, उसका फॉर्मेशन होता है, और वो प्लांट के लिए क्या होता है? हानिकारक।
सही है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है, बल्कि एटीपी जो लाइट रिएक्शन से बने थे वो भी क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एटीपी बने वो भी खर्च हो गए। दूसरा बेटा यहाँ से अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया तो इसका मतलब कोई ना CO2 फिक्सेशन होगा, प्लांट को ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा, और इसका मतलब ये होता है कि हमें इसको रुबिस्को एंजाइम को, जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट वो करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, तभी तो बहुत नाजुक होते हैं। जैसे ही पहुंचे स्ट्रेस कंडीशन में कहानी खराब, क्योंकि वो करने लगेंगे क्या, फोटो रेस्पिरेशन। अब उन्हें प्लांट में ये ग्लूकोज वो तो बनेगा नहीं, फालतू का प्रोडक्ट बनेगा और एटीपी और खर्च हो जाएंगे। इसीलिए बेटा C4 और कैम प्लांट होते हैं, भगवान ने एक ऐसा, मतलब नेचर ने एक ऐसा बनाया, गॉड ने, कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और जब क्यों, इसलिए नहीं होता है क्योंकि रुबिस्को एंजाइम होता है, इसको अंदर छिपा दिया जाता है। एक सेल होती है, बोलते हैं बंडल सीड सेल, और वो गैस के लिए क्या होती है, इम्परवियस, ना तो वहां O2 जाएगी ना ही हम CO2 किसी दूसरी फॉर्म में लेके जाएंगे, समझ गए। और वहां पे भी हम करवाएंगे कौन साइकिल, C3 साइकिल। ये सब कहानी आपको अच्छे से पता लगेगी। आप लोग पहले जितना मैं समझा रहा हूँ तो हम लोग, रुबिस्को एंजाइम है, अगर इसके पास CO2 ज्यादा, CO2 से बाइंड, O2 ज्यादा, O2 से बाइंड। अब तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मेन एंजाइम रुबिस्को है। हम लोग अब पढ़ेंगे तो बस साइकिल पे आते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको कंफ्यूज होगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अभी मैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ सोचोगे पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो, तो अभी मैंने इतना बताया, खाली आप लोग सुनो। मैंने कहा लाइट रिएक्शन हुआ जिसमें दो टाइप से फोटो फॉस्फोराइलेशन हुआ, एक हुआ साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक हुआ तो उसमें एटीपी बना, नॉन साइक्लिक में एटीपी एनडीपीएस दोनों बना लिया हमने, ठीक है, जो ही बनाना था। अब होगा क्या डार्क रिएक्शन प्लांट के अंदर, और मैंने कहा था अभी ग्लूकोज बनाए क्या, अभी तो ग्लूकोज नहीं बनाए भाई। आप लोग खाना बनाते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, पहले खा लेते हो, पहले तैयारियां करते हो। तैयारियों का मतलब क्या करते हो भाई, पहले फूल आलू काटे आओगे हाँ, मार्केट से लेके आओगे, फिर काटोगे, उसको तैयार करोगे, पहले तैयारियां करते हो ना, उसके बाद पकाते हो, फिर खाते हो। ऐसे प्लांट करता है, पहले उसने एटीपी एनडीपी बना लिया, अब करेगा डार्क रिएक्शन। क्या करेगा, पहले लाइट होगी, हाँ, तो अब तो डार्क रिएक्शन हम पढ़ेंगे ना, वो तो हमने पढ़ लिया। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, हम लोग बोल सकते हैं एटीपी का यूज किया इसने बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में 3 टाइप्स होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल, और बनता क्या है, ग्लूकोज। तो सब पढ़े हम लोग एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा C3 साइकिल, कौन बताऊंगा, C3 साइकिल कैसे होती है और कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, समझ गए हम लोग, क्लियर हुआ, ठीक। तो आ जाओ, अब किताब पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सब कहीं लिखा हुआ होगा, क्या क्या लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को अभी खाली इतना बताया है कि एटीपी एनडीपी बन गए, कैसे बने, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और उसके बाद कौन सी हाइब्रिडेज हुई, कीमो ऑस्मोटिक हाइब्रिडेज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है बी लर्न दैट द एक प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या थे, एटीपी और क्या था, O2, ऑक्सीजन तो बना था, सही है, जो ज्यादा होता है तो रिलीज कर देते हैं, लेकिन बना था। कह रहा है ऑफ दी O2 डिफ्यूज आउट ऑफ द, बेटा बोलो मत, समझ लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। कह रहा है वरना मैं इतना टाइम नहीं लगा था इस चैप्टर को, अभी मैंने कितना पढ़ाया, जरा सा पढ़ाया है, और 3 दिन हो गए इसको। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पल्ले पड़ जाए, वरना आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर मैं कभी एग्जैक्ट पढ़ाने लगा जैसे टीचर पढ़ाते हैं। मैं इसीलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी मैं इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूँ, खाली कीमो ऑस्मोटिक हाइब्रिडेज पढ़ा रहा हूँ, और वरना वो कितने देर का था, मात्र 10 मिनट टॉपिक। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को हर चीज पल्ले पड़ जाए, और यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो 90% बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस आएगा, तो आप लोग बातें मत करो, ध्यान समझ लो। यहाँ पे कह रहे हैं ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एटीपी एंड एनएडीपीएस आर यूज्ड टू द ड्राई प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड। मैंने ही तो कहा, मैंने कहा हमें 3 चीजें मिली, एटीपी, एनएडीपीएस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी, और दूसरा एटीपी और एनएडीपीएस का यूज जो होगा वो कहाँ होगा, फूड प्लांट, यानी कि प्लांट करेंगे क्या, डार्क रिएक्शन। क्लियर। अगले देखो, कह रहा है बेटा ए मोर एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं शुगर, यानी कि शुगर को बनाने में यूज करेंगे। कह रहा है दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज, या इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फाइनली फोटोसिंथेसिस का मतलब यही तो होता है ग्लूकोज बने,
ऐसा सुनना कि एटीपी एंड बन गया बस बात काम हो गया, नहीं, ग्लूकोज का बनना, और ग्लूकोज तभी बनेगा जब क्या होगी, डार्क रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप लोग बताओ क्या कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए? नहीं, यहाँ तो एटीपी एंड होनी चाहिए। अब इसने ये क्यों बोला है बेटा, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि इसलिए बोला है डज नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली चाहिए ना। अगर लाइट ही नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, और लाइट नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, डार्क। लेकिन इसे डायरेक्टली नहीं चाहिए लाइट, कैसे ये, इनडायरेक्टली। कैसे ये, इनडायरेक्टली। कह रहा है बट इज डिपेंडेंट ऑन द, देखो साफ साफ लिखा है, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, जिसमें क्या है, एटीपी और एनएडीपी। इसे कैसे चाहिए, लाइट रिएक्शन के क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, इसमें एटीपी और एनएडीपी। समझ गए, इसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। अगले कह रहे हैं बिसाइड CO2 एंड H2O, और क्या चाहिए बेटा, CO2 और वाटर। कह रहा है यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड, इट इज सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल दिस बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप, इफ देयर लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। यहाँ पे कह रहा है कि लाइट है, क्या है, लाइट है तो ये थोड़ी चलती है, उसके बाद क्या रहती है, सॉरी अंधेरा है, थोड़ी चलती है, उसके बाद क्या होती है, रुक जाती है, फिर जरूरत किसकी बढ़ती है, लाइट। अगले देखो, कह रहा है बेटा कैन यू हैंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, डिस्कस दिस अमंगस्ट योरसेल्फ। अभी मैं इसे द्वारा पूरे से कुछ समझाऊंगा, ठीक है, पहले आप लोग ये वाला पढ़ लो खाली, यहाँ तक करी तो बहुत बड़ा है, और सीधी साइड कहाँ गई, हाँ यहाँ से स्टार्ट है, ये तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप सीधी साइड द्वारा बताऊंगा पूरी, यहाँ पे ये पढ़ लो खाली, लाने का कौन सी लिखनी है। अगले कह रहा है, देखो कह रहा है लेट अस नाउ सी हाउ द ATP and ADP are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce C, क्या बनता है, CH2O, वही ग्लूकोज कह रहा है, ऑफ शुगर और शुगर। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed। आप लोग बताओ, C3 साइकिल हो गई, C4 हो गई, CHEM साइकिल, क्या फर्स्ट प्रोडक्ट अलग नहीं बनता है? जैसे सीधी साइकिल कौन बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नहीं पता है आप लोगों को, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें कौन बनता है बताओ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए बोलते हैं C4 साइकिल, और PGA होता है 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए बोलते हैं C3 साइकिल। समझ गए, ठीक है। अगले देखो क्या करें, तो ये फिक्स है, कौन सा प्रोडक्ट बनना है, अगले कहाँ गया, जस्ट आफ्टर, कहाँ पे थे, हाँ सही, फिक्स, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड अमंग द सेवरल एफर्ट टू पुट रेडियोआइसोटोप टू बेनिफिशियल यूज द वर्क ऑफ मेलविल कैल्विन इज exemplary. The use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis study led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3 carbon organic acid, और जो कौन सा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक, अभी मैं बताऊंगा। C3 साइकिल जब होगी तो वहां पे फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, तो कौन सा बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगले कह रहा है he also contribute it working out the complete biosynthetic pathway, hence it was, इसीलिए इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं, कैल्विन, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैल्विन मेलविन कर रहे थे। अच्छा, इनके नाम भी अच्छे, तो कितना अच्छा लग रहा है, साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। अब इधर के अगर साइंटिस्ट होते, जैसे नरेश बेटा, नरेश पाल होता, तो ये क्या रखता साइकिल का नाम, नरेश साइकिल, कितना अजीब लगता, हरपाल साइकिल। हाँ मतलब अब इधर के नाम ही ऐसे हैं, तो मैं क्या करूं, नाम से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है ये बात, तभी तो नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। अब किसी का नाम मान लिया क्या है, और खुद अच्छा नाम है, मैंने ऐसे नाम देखे हैं, किसी का नाम तोता राम है, अब ये कौन सा नाम हुई, और उससे तोता राम नहीं कहते, उससे उसका नाम और चेंज कर देते हैं, उससे कहते हैं तोती है। तो नाम भी एक अच्छा होना चाहिए, नाम से बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं सही है, और इसीलिए आपने देखा है अधिकतर साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ के हैं, विदेशों के, और उनके नाम भी लगभग अच्छे हैं। जैसे कैल्विन साइकिल अच्छा लग रहा है, अब यही होता हरदयाल साइकिल कैसा लगता है तो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। इसीलिए कोशिश करना कि जो भी नई जनरेशन का बच्चा आए, उसके नाम भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरा पता क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक बात मैंने और देखी है, नाम का इफेक्ट। आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे का नाम बहुत बेकार है, उसको स्टार्टिंग से इतना डिमोटिव करते हैं ना, और बच्चे क्लास के, कि उसका ये बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज से। जैसे अगर मान लिया किसी का नाम ऐसा है जो लगभग अच्छे लोगों का नाम होना चाहिए ऐसा,
तो वो बच्चा स्टार्टिंग में देखता है कि ये नाम का पर्सन कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी का है, तो वो भी उसकी डेवलप वैसी हो जाती है करके। जैसे आपने अब ये मत कहना मेरा नाम ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, लगभग ए वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका नाम बेसिकली हम देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मैं करूंगा आपको। पहला पड़ता है कि हमेशा अगले बैठते हैं, रोल नंबर स्टार्टिंग से ही। दूसरा क्या होता है, उनका वर्क हमेशा कंप्लीट रहेगा। तीसरा क्या होता है, ये वाला छोड़िए, नहीं कॉलेज में ऐसा होता है, स्कूल में अरे लेटर से बहुत फर्क पड़ता है बेटा। सुनो ये दूसरा सुनो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रैक्टिकल होना है सबसे पहले उनका नंबर आएगा। अरे ये क्या कर रहे होता है ऐसा ना, अल्फाबेट के हिसाब से आता ही है। हाँ तो इसीलिए कोशिश किया करो कि कोई जनरेशन हो उसका नाम ए से हो। जैसे अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे बुमराह का लड़का हुआ है, आप जानते हो क्रिकेटर जानते हो, उसका नाम क्या है बताओ, अंगद, ए से नाम है। विराट कोहली लड़का हुआ है, क्या नाम पता है आपको, अक्का है, ए से नाम है। अभी जस्ट 10 दिन पहले रोहित शर्मा का लड़का हुआ है, उसका नाम पता है क्या है, उसका नाम है आहान, ए से है। तो ये लोग भी पागल तो है नहीं जो 20 रख क्यों नहीं रख रहे हैं, एसी रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। अगले देखो, मैं आप लोगों को अच्छा नॉलेज देता हूँ ना फालतू की। टाइम हो गया क्या, चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। कबाड़ा नहीं है तुम्हारा नाम तो दुनिया में है यार। हम कुछ लोगों के नाम नहीं होगा मतलब आ जाए कोई बाहर से मैं तो भैया आ जाओ, मैं बना लेकिन मैं इधर बैठूंगी तुम्हारा याद ही रहता है। देखिए चलो तुम भी मुझे अरे यार चलो जल्दी में चल बच्चों का अभी रुक जाओ।